बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बच्चों हम फर्स्ट ईयर की फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। तो बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए आपके पास एक तो टेक्स्ट बुक होनी चाहिए और सेकेंडली साथ में हेल्पिंग मटेरियल के तौर पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि मेरे फिज़िक्स के लिखे हुए नोट्स हैं वो आप सेंट अवियन के हेड ऑफिस से कलेक्ट कर सकते हैं, तो आपको बोर्ड की प्रिपरेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 को। चैप्टर नंबर 2 का जो टाइटल है वो है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। इसके दो सेक्शन हैं। पहला जो पार्ट है हम इसको उसमें वेक्टर्स को डिस्कस करेंगे और जो नेक्स्ट पार्ट है इसका उसके अंदर हम इक्विलिब्रियम और टॉर्क वगैरह को डिस्कस कर रहे होंगे। तो पहला जो टाइटल मैंने दिया है यहाँ पर वो लिखा हुआ है फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ हम उन क्वांटिटीज़ को कहते हैं विच कैन बी मेजर्ड, कि वो बच्चों सारी क्वांटिटीज़ जिनको आप मेजर कर सकते हैं उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। अब ये बात सोचने वाली कि किन क्वांटिटीज़ को हम मेजर कर सकते हैं। मैं तो अक्सर ये कहता हूँ कि आप लोगों ने 9th और 10th की फ़िज़िक्स में जितनी भी क्वांटिटीज़ पढ़ी हैं जिनके नाम आपको याद है फिज़िक्स के अंदर, वो सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, क्योंकि उन सब क्वांटिटीज़ को आप इजीली क्या कर सकते थे, मेजर कर सकते थे। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास मार्कर है, इस मार्कर की मैं लेंथ को भी मेजर कर सकता हूँ। तो जो क्वांटिटी मेजर हो सकती है वो फिजिकल होगी। तो इसकी लेंथ को मेजर कर सकते हैं, तो लेंथ मीन फिर कौन सी क्वांटिटी बनेगी, फिजिकल। इस मार्कर के वॉल्यूम को भी हम मेजर कर सकते हैं, तो वॉल्यूम भी कौन सा हो गया, फिजिकल क्वांटिटी। इसी तरह आप लोग जो है इस मार्कर की मास को भी मेजर कर सकते हैं, तो मास भी जो है वो कौन सी क्वांटिटी बनेगी, फिजिकल क्वांटिटीज़। तो वो सारी क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकते हैं उन सब क्वांटिटीज़ को हम नाम दे रहे होते हैं कि दे आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। फॉर एग्जांपल मैंने कुछ नाम लिखे हैं, लेंथ है, मास है, वॉल्यूम है, ये सब फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। अब कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ फिर होंगी, अगर कुछ क्वांटिटीज़ मेजर हो सकती हैं तो इसका मतलब है कुछ ऐसी भी क्वांटिटीज़ होंगी जिनको आप लोग बच्चों मेजर नहीं कर सकेंगे। तो वो क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर नहीं कर सकते उन क्वांटिटीज़ को हम नाम दे रहे होते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़, कि दोज क्वांटिटीज़ विच कैन नॉट बी मेजर्ड, यानी जिन क्वांटिटीज़ को हम मेजर नहीं कर सकते उनको हम नाम दे रहे होते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। अब कौन सी ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकते, इसमें एग्जांपल में लिखा हुआ है लाइक इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं। ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम प्रॉपरली मेजर नहीं कर सकते। अब आप लोगों ने चीज़ याद रखनी है, ये जो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं ये हम फिज़िक्स में डिस्कस नहीं करेंगे। फिज़िक्स के अंदर हम लोगों ने जो चीज़ डिस्कस करनी है वो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ का हम साइकोलॉजी एक ब्रांच है उसके अंदर स्टडी किया जाता है। तभी हम जो टाइप्स डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम फिजिकल क्वांटिटीज़ की ही टाइप्स पढ़ रहे हैं। तो मैंने लिखा है टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। तो हम कहते हैं देयर आर 6 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, यानी जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उसकी आपका 6 टाइप्स हैं। ज़्यादातर जो मोस्ट कॉमन टाइप्स हैं वो लोग स्केलर्स और वेक्टर्स से ही ज़्यादातर फेमिलियर्स होते हैं। लेकिन आप लोगों ने याद रखना है कि जो टोटल फिजिक्स के अंदर हम क्वांटिटीज़ पढ़ेंगे उनको हम सिर्फ स्केलर्स और वेक्टर्स में डिवाइड नहीं कर सकते, बल्कि उनकी टोटल नंबर ऑफ़ टाइप्स अगर आपसे पूछी जाती हैं तो 6 टाइप्स हैं। वो जस्ट स्केलर और वेक्टर्स नहीं हैं, लेकिन एफएससी लेवल तक जो मोस्ट कॉमन क्वांटिटीज़ हैं जो डिस्कस की जा रही हैं वो मोस्टली स्केलर्स हैं और कुछ वेक्टर्स क्वांटिटीज़ हैं। लेकिन इसके अलावा फर्दर क्वांटिटीज़ भी कुछ एग्जिस्ट करती हैं। जो हम आगे बुक पढ़ते जाएंगे इन बाकी क्वांटिटीज़ को भी मैं साथ साथ इंट्रोड्यूस करवा दूँगा आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख लें 6 टाइप्स हैं। स्केलर्स हैं, वेक्टर्स हैं, रेशियोज़ हैं, फेजर्स, टेंसर एंड कन्वर्जन फैक्टर्स। ये 6 फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। स्केलर के बारे में देखते हैं ज़रा। स्केलर के बारे में कहते हैं कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड, यानी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनकी कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें जस्ट मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड होती है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम नाम दे रहे होते हैं स्केलर्स का। मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है ना, मैग्नीट्यूड बच्चों आप लोगों ने याद रखना है कि ए नंबर विद प्रॉपर यूनिट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। मीन मैग्नीट्यूड जो है उसमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की उसका हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि मैग्नीट्यूड के अंदर 2 चीज़ें हैं, एक नंबर रिक्वायर्ड होता है और साथ में उस चीज़ की प्रॉपर यूनिट रिक्वायर्ड होती है। इसको हम एक एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से आप एक शॉपकीपर के पास जाते हैं और आप उससे 5 किलोग्राम शुगर डिमांड करते हैं, यानी आप लोगों ने शॉपकीपर से 5 किलोग्राम शुगर डिमांड की। अब ज़रा खुद सोचें, अगर आप शॉपकीपर को कहते हैं कि आपको 5 किलोग्राम शुगर दे दें
तो शॉपकीपर आपका कंप्लीट सेंस अंडरस्टैंड कर जाता है और वो आपको 5 किलोग्राम शुगर प्रोवाइड कर देंगे। इट मीन्स कि ये जो 5 किलोग्राम मैंने वर्ड बोला है ये बेसिकली जो है वो मास है। इट मीन्स कि मास फिर ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको कंप्लीट एक्सप्रेस करने के लिए आप लोगों ने दो चीज़ें यूज़ की हैं। कौन सी दो चीज़ें यूज़ की हैं? एक आप लोगों ने 5 बोला है और साथ में आप लोगों ने किलोग्राम बोला है। तो अगर आप यहाँ पर देखें 5 फिर क्या हुआ, नंबर हो गया, और किलोग्राम जो है वो मास की कौन सी यूनिट है? प्रॉपर यूनिट है। इट मीन्स कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनको एक्सप्रेस करने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत होगी, नंबर एंड प्रॉपर यूनिट। और इसको बताया मैंने कंबाइंड नेम हम किसका दे रहे हैं? मैग्नीट्यूड का दे रहे हैं। तो ऐसी सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम नाम दे रहे होते हैं स्केलर्स का। लाइक इसकी कुछ एग्जांपल लिखी हुई हैं, मास स्केलर है, स्पीड भी स्केलर है, डिस्टेंस भी स्केलर है, एंड देयर आर सो मेनी अदर स्केलर क्वांटिटीज़ जो कि हम साथ साथ अंडरस्टैंड करते जाएंगे। अब बच्चों दूसरी जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनका हम वेक्टर्स का नाम दे रहे होते हैं। वेक्टर्स के लिए बारे में आप लोगों ने याद रखना है कि किसी भी क्वांटिटी के वेक्टर होने की जो रिक्वायरमेंट है, पहली रिक्वायरमेंट है कि वेक्टर क्वांटिटीज़ को कंप्लीट एक्सप्रेस करने के लिए एक तो आपको मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड होती है। मैग्नीट्यूड मैंने आपको बता दिया, नंबर एंड प्रॉपर यूनिट रिक्वायर्ड होता है। दूसरी जो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए हमें क्या चीज़ रिक्वायर्ड होती है? डायरेक्शन रिक्वायर्ड होती है। असल में ज़्यादातर लोग इसको इतना ही डिफ़ाइन करते हैं, यानी यूँ ही लोग डिफ़ाइन कर रहे हैं कि दो फिजिकल क्वांटिटीज़ विच रिक्वायर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फॉर देयर कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन आर कॉल्ड वेक्टर्स। असल में अगर हम इतना ही इसको डिफ़ाइन करें तो इसकी इनकम्प्लीट डेफिनेशन है। इस इनकम्प्लीट डेफिनेशन की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं जो अभी मैं डिस्कस करता हूँ। तो आप लोगों ने साथ में एक थर्ड पॉइंट ज़रूर ऐड करना है। इट मीन्स कि वेक्टर्स की कंप्लीट एक्सप्रेशन के लिए आपको एक तो मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड है, एक डायरेक्शन रिक्वायर्ड है, और तीसरा पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है क्वांटिटी को वेक्टर होने के लिए दैट क्वांटिटी मस्ट बेस लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, यानी उस क्वांटिटी को लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को भी ओबे करना चाहिए। हमारे पास बहुत सी ऐसी क्वांटिटीज़ हैं बच्चों जिनकी मैग्नीट्यूड भी है, जिनकी डायरेक्शन भी है, बट स्टिल वो स्केलर की तरह बिहेव करती हैं। यानी अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हैं लेकिन स्टिल फिर भी वो स्केलर की तरह बिहेव करती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोई चीज़ हम डेफिनेशन में मिस कर रहे हैं जो उस फिज़िकल क्वांटिटी के पास नहीं है, जिसकी वजह से वो क्या हो गई है? स्केलर हो गई है। अब इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने नीचे एक छोटा सा क्वेश्चन लिखा है। मैंने लिखा है वाई इलेक्ट्रिक करंट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आप कहा सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी क्यों है। इसको ज़रा समझिएगा ध्यान से। देखें, ये मैंने एक डायग्राम बनाई है जिसमें एक बैटरी शो हो रही है, एक रजिस्टर शो हो रहा है, और कन्वेंशनल करंट की मैंने डायरेक्शन शो की है। और कन्वेंशनल करंट आपको बच्चे पता है कि हाई पोटेंशियल से टुवर्ड्स लो पोटेंशियल सर्किट में मूव कर रहा है। अब देखिए सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है, इससे हम एग्जांपल ले लेते हैं 5 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है। अब करंट यानी इलेक्ट्रिक करंट की अगर हम बात करें तो इसके पास क्या चीज़ है? एक नंबर भी है, उसकी प्रॉपर यूनिट भी है। इट मीन्स कि उसकी मैग्नीट्यूड है करंट की, यानी करंट की मैग्नीट्यूड भी होगी, और करंट की डायरेक्शन देखते हैं ये नहीं है। और करंट की हम जो डायरेक्शन ले रहे हैं वो कन्वेंशनल डायरेक्शन है जो हाई पोटेंशियल से टुवर्ड्स लो पोटेंशियल है। तो अगर हम इतनी ही डेफिनेशन कंसिडर करें कि वेक्टर्स क्वांटिटीज़ के होने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट है, तो फिर इलेक्ट्रिक करंट को क्या होना चाहिए बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए। लेकिन हमारा तो क्वेश्चन ये है कि वाई इलेक्ट्रिक करंट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है और इसकी डायरेक्शन भी है, लेकिन स्टिल वो स्केलर है। तो कोई ऐसी चीज़ है जो इसमें क्या हो रही है? मिसिंग चीज़ है। अब बात करते हैं वो मिसिंग चीज़ क्या है। वो मिसिंग चीज़ बच्चे ये थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो इसलिए स्केलर हो गया है कि इट नॉट ओबेज लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। ये लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे नहीं करता, इस वजह से इलेक्ट्रिक करंट हम क्या कंसिडर करते हैं? स्केलर कंसिडर करते हैं। अब अगर आपका बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि वाई इलेक्ट्रिक करंट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, तो आप इसके आंसर में ये लिखेंगे कि फॉर ए क्वांटिटी टू बी ए वेक्टर, फॉर ए क्वांटिटी टू बी ए वेक्टर देयर आर 3 कंडीशंस। नंबर 1 मैग्नीट्यूड, नंबर 2 डायरेक्शन, और थर्ड वन मस्ट बेज लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। इसके बाद आप लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट is considered as a scalar quantity because it not obeys laws of vector addition।
इस वजह से हम इलेक्ट्रिक करंट को वेक्टर कंसिडर नहीं करते, बल्कि उसको हम क्या कंसिडर करते हैं, स्केलर कंसिडर करते हैं। अब आप लोगों ने दूसरी बात ये याद रखनी है कि जो इलेक्ट्रिक करंट हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं, आप लोगों ने मैट्रिक में करंट पढ़े थे, एक डायरेक्ट करंट होता है और एक अल्टरनेटिंग करंट होता है। और यहाँ पर हम जो वर्ड इलेक्ट्रिक करंट यूज़ कर रहे हैं, ये बेसिकली डायरेक्ट करंट के लिए वर्ड यूज़ हो रहा है, डीसी है ये, यानी डायरेक्ट करंट के लिए वर्ड यूज़ कर रहे हैं। डायरेक्ट करंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। अल्टरनेटिंग करंट के बारे में अभी मैं थोड़ी देर बाद बात करता हूँ, वो स्केलर क्वांटिटी नहीं है। ये बात याद रखनी कि डीसी करंट जो है, डायरेक्ट करंट स्केलर है, लेकिन जो अल्टरनेटिंग करंट है वो स्केलर क्वांटिटी नहीं है। तो उम्मीद है आपको ये कन्फ्यूजन क्लियर हो चुकी होगी कि अब आप लोगों ने जब कंप्लीट डेफिनेशन लिखनी है तो आप लोगों ने साथ में ये चीज़ मेंशन करनी है कि दैट क्वांटिटी मस्ट ओबेज लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। एक और छोटी चीज़ मैं इसके साथ ऐड करता हूँ। एक क्वांटिटी हम चैप्टर नंबर 5 में जाकर पढ़ेंगे, उस क्वांटिटी को हम नाम दे रहे होते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये भी आप साथ में याद रख सकते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में बच्चे आप लोगों ने एमसीक्यूज़ के लिए भी याद रखना है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है, ये आपके पास इसके भी डुअल ऑप्शन बनता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के एक एमसीक्यू होता है कि स्मॉलर वैल्यूज़ के लिए क्या है, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लार्ज वैल्यूज़ के लिए क्या है। तो आप लोगों ने याद रखना है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है उसकी डुअल नेचर है। जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी थीटा की बात हो रही है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्मॉलर वैल्यूज़ के लिए वेक्टर कंसिडर होता है, लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लार्ज वैल्यूज़ के लिए स्केलर कंसिडर होता है। और यहाँ पर स्मॉलर वैल्यूज़ को हम ले रहे होते हैं जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0 डिग्री टू 4 डिग्री होगा। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आप लोगों ने एमसीक्यूज़ के लिए भी याद रखनी है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो स्मॉलर वैल्यूज़ के लिए तो वेक्टर कंसिडर होती है, लेकिन लार्ज वैल्यूज़ के लिए क्या कंसिडर होगी, स्केलर कंसिडर होगी। और बात मैंने क्लियर की है कि स्मॉलर वैल्यूज़ का मतलब है 0 डिग्री टू 4 डिग्री एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज़ कंसिडर्ड एज अ वेक्टर। अब बच्चों अगर यही शार्ट क्वेश्चन बोर्ड में आ जाता है कि वाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बिकम्स स्केलर फॉर लार्ज वैल्यूज़, अगर यही शार्ट क्वेश्चन आ जाता है वाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बिकम स्केलर फॉर लार्ज वैल्यूज़, तो इसका आंसर भी वही आप एग्जैक्ट लिखेंगे जो आप लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट का लिखा है। आप यही बताएंगे कि किसी भी क्वांटिटी के वेक्टर होने के लिए ये 3 कंडीशंस हैं, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फॉर लार्ज वैल्यूज़ के लिए ये लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे नहीं करता। लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को डिसओबे करने की वजह से लार्ज वैल्यूज़ के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, स्केलर हो जाता है। तो ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आप लोगों ने माइंड में रखने हैं। आगे देखते हैं इसको फर्दर। अब अगर हम वेक्टर्स की एग्जांपल्स की बात करें तो वेक्टर की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। लाइट वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, मोमेंटम है, टॉर्क है। ये सारी जो क्वांटिटीज़ जिनको हम बात कर रहे हैं इनको हम वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं। नेक्स्ट एक और छोटा सा एमसीक्यू लिखा हुआ है, मैंने इसको ज़रा देखते हैं। एमसीक्यू ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर। ये जो नीचे ऑप्शन लिखे हुए हैं, इन ऑप्शन में से आप लोगों ने ये बताना है कि स्केलर क्वांटिटी कौन सी है। अब ज़रा देखिए, इसमें पहले स्ट्रेन लिखा हुआ है, एक वेलोसिटी लिखी हुई है, एक्सेलरेशन लिखा हुआ है। देखिए वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में तो हमें कोई डाउट नहीं है, हमें पता है वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है। हमें डाउट सिर्फ किस चीज़ में है, स्ट्रेन में डाउट है कि स्ट्रेन स्केलर हो सकती है। ज़रा देखते हैं स्ट्रेन को। स्ट्रेन की टाइप होती है टेंसाइल स्ट्रेन। अगर मैं टेंसाइल स्ट्रेन का फार्मूला लिखूं, जो कि आप लोग 9th में पढ़ कर भी आए हैं, तो 9th में आप लोगों ने जो टेंसाइल स्ट्रेन का फार्मूला पढ़ा है वो ये था कि द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। यानी टेंसाइल स्ट्रेन का फार्मूला होता है चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। अब ज़रा देखें, यहाँ पर चेंज इन लेंथ की यूनिट क्या बनेगी, मीटर, और लेंथ की यूनिट भी क्या होगी, मीटर। तो ये मीटर इस मीटर से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रेन एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी यूनिट नहीं होती। क्यों यूनिट नहीं है, क्योंकि ये रेशियो है और इसकी यूनिट क्या हो चुकी है, कैंसिल हो चुकी है। अब ज़रा बच्चे खुद सोचो कि जो स्ट्रेन है हम कह रहे हैं इसकी कोई यूनिट नहीं होती, स्ट्रेन हैज़ नो यूनिट। जब स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं है तो अब आपका क्या ख्याल है, स्ट्रेन को हम स्केलर कह सकते हैं? अभी मैंने आपको क्या बताया था, स्केलर के लिए क्या रिक्वायर है, मैग्नीट्यूड रिक्वायर है, और मैग्नीट्यूड 2 वर्ड्स का कम्बिनेशन है, एक उसमें नंबर होता है और साथ में उसकी प्रॉपर यूनिट होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्ट्रेन है हम उसको स्केलर फिर बिल्कुल ठीक नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते कि इसकी क्या नहीं है, हमारे पास यूनिट नहीं है।
इसके आंसर में सिर्फ क्या चीज़ आ रही है, कोई नंबर तो आएगा लेकिन इसके साथ कोई यूनिट अटैच नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रेन ना तो स्केलर है, अगर स्केलर ही नहीं है तो फिर वेक्टर होने का तो कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि ये स्केलर इस वजह से हो रही है कि इसकी क्या नहीं है, यूनिट नहीं है। तो ज़रा देखिए इसके में जो थर्ड टाइप लिखी हुई है फिजिकल क्वांटिटीज़ की, वो मैंने रेशोज़ लिखी हैं। रेशोज़ बच्चों याद रखना है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं विच रिक्वायर ओनली नंबर, विच रिक्वायर क्या चीज़ लिखा हुआ है, ओनली नंबर फॉर देयर कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनको कंप्लीट एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ हमें क्या चीज़ रिक्वायर्ड होती है, ओनली नंबर रिक्वायर्ड होगा, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम रेशोज़ का नाम देंगे। तो अब ज़रा खुद सोचो आप लोग, जो स्ट्रेन है ये एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी कोई यूनिट नहीं होती, तो इसको एक्सप्रेस करने के लिए आपको सिर्फ क्या रिक्वायर्ड है, फिर ओनली नंबर रिक्वायर्ड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्ट्रेन है वो स्केलर नहीं कंसिडर होती। स्ट्रेन इज़ अ टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, और उस फिजिकल क्वांटिटीज़ को किस कैटेगरी में हम ऐड करेंगे, उसका हम रेशोज़ बोलेंगे। तो स्ट्रेन इज़ नॉट अ स्केलर, स्ट्रेन इज़ बेसिकली अ रेशो। और अब इसका ऑप्शन क्या बना, ये रेशो होगी, ये हमारे पास वेक्टर है, ये भी वेक्टर है। तो क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर, तो इसमें कोई भी स्केलर नहीं है, तो इसलिए अब आपका ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर डेल्टा ऑप्शन होगा। फेदर के बारे में हम डिटेल में तो सेकेंड ईयर में डिस्कस करेंगे, लेकिन बच्चों आप लोगों ने एग्जाम्पल के तौर पर एक छोटी सी चीज़ याद कर लें कि जो भी मैंने बात की थी ना करंट की, आप लोगों ने याद रखना है जो अल्टरनेटिंग करंट होता है, अल्टरनेटिंग करंट जिसे आप एसी करंट भी कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज, अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज होती हैं, ये दोनों जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं ये ना स्केलर हैं, ना वेक्टर्स हैं, ना रेशो हैं, बल्कि अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज दोनों कौन सी चीज़ें हैं, फिर फेजर्स हैं। तो मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया इसलिए नीचे वाला दिया है ताकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि फिज़िक्स के अंदर जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वो स्केलर और वेक्टर्स के अलावा भी हो सकती हैं। और आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन के लिए फेजर को याद रख लेना है। फेदर में आपका अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो हम सेकेंड ईयर में जाकर डिटेल से डिस्कस करेंगे, ये दोनों क्वांटिटीज़ हैं किस कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, फेदर से बिलोंग करती हैं। इन चीज़ों को भी हम इतनी डिटेल से इसलिए डिस्कस नहीं कर रहे, जैसे जैसे हम बुक पढ़ते जाएंगे जब इनकी करस्पॉन्डिंग क्वांटिटीज़ आएंगी तो उस वक्त हम इन पे डिटेल से बात करेंगे। अभी बच्चों हम बात करते हैं अलजेब्रा ऑफ स्केलर्स के बारे में कि स्केलर्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाइड करने के रूल्स कौन से हैं। तो पहला आप रूल देखें, इसमें लिखा हुआ है कि अलजेब्रा ऑफ स्केलर्स इज सेम एज दैट ऑफ रियल नंबर्स, मीन कि जो स्केलर्स होते हैं उनको हम ऐड करना चाह रहे हों, उनको सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हों, मल्टीप्लाइड करना चाह रहे हो या डिवाइड करना चाह रहे हो, तो उनको उसी तरह हम ऐड, मल्टीप्लाइड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिस तरह हम रियल नंबर्स को करते हैं। और इन रूल्स को, जो रियल नंबर्स के रूल्स होते हैं, उनको हम अरिथमेटिक रूल्स भी कहते हैं। तो ये बात आप लोगों ने एमसीक्यूज़ के लिए भी याद रखनी है कि जो स्केलर्स होते हैं दे कैन बी एडेड, मल्टीप्लाइड, सब्ट्रैक्टेड बाय यूजिंग अ रूल्स कॉल्ड अरिथमेटिक रूल्स। इन रूल्स के अकॉर्डिंग हम उनको ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी और मल्टीप्लाइड भी कर सकते हैं। इसकी मैंने एक छोटी सी एग्जांपल दी, लाइक 2 किलोग्राम प्लस 3 किलोग्राम। अब आपको पता है किलोग्राम मास की यूनिट है, तो 2 kg में अगर आप 3 kg ऐड करते हो तो आपका आंसर 5 किलोग्राम आ जाता है। तो देखिए आप लोगों ने मास एक स्केलर क्वांटिटी थी, इसको आप लोगों ने ऐड किया है उसी रूल से जिस तरह आप लोग किन को ऐड करते हैं, किसी रियल नंबर्स को ऐड करते हैं। इसी तरह मैंने 100 मीटर को, मीटर आपको पता है लेंथ की यूनिट है, 50 सेकंड से डिवाइड किया है। अगर हम 100 मीटर को 50 सेकंड से डिवाइड करें तो इसको अगर हम कैंसिल आउट करते हैं तो आंसर 2 मीटर पर सेकंड आ जाता है। और हमें पता है मीटर पर सेकंड किसकी यूनिट है, स्पीड की यूनिट है। तो ये बस आप लोगों ने बात याद रखनी, जो स्केलर्स होते हैं दे कैन बी एडेड, मल्टीप्लाइड, सब्ट्रैक्टेड एंड डिवाइडेड बाय यूजिंग अ रूल्स कॉल्ड अरिथमेटिक रूल्स, यानी नंबर्स की तरह हम उनको ऐड, मल्टीप्लाइड वगैरह कर सकते हैं। वेक्टर्स अलजेब्रा की अगर हम बात करें तो इसके बारे में ज़रा देखें कि वेक्टर्स को अगर हम ऐड करना चाह रहे हैं या उनको सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम एक रूल यूज़ करेंगे, ग्राफिकल मेथड हम यूज़ करेंगे, और दूसरा एक और मेथड हम आगे चल के पढ़ेंगे जिसे हम एनालिटिकल मेथड कहेंगे। तो ये 2 रूल्स हम यूज़ करेंगे वेक्टर्स को ऐड करने के लिए और सब्ट्रैक्ट करने के लिए। ये जो रूल्स वगैरह लिखे हुए हैं यहाँ पर, इनके आगे चल के भी हम डिटेल पे बात करेंगे। यहाँ जस्ट हम इसका इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, इनकी डिटेल आगे लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ जाएगी। इस तरह बच्चों अगर हम वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो हम इस चैप्टर में वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन के 3 मेथड पढ़ेंगे, यानी वेक्टर्स को मल्टीप्लाइड किया जा सकता है और उसके 3 मेथड्स हैं।
पहला मेथड हम आगे चलकर पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट, दूसरा मेथड जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट है, और जो थर्ड मेथड है वो उसे हम सिंपल प्रोडक्ट या सिंपल मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं। ये बात भी आप लोगों ने एमसीक्यूज के लिए याद रखनी है कि जो वेक्टर्स होते हैं वो ऐड सब्ट्रैक्ट किन मेथड्स के अकॉर्डिंग हो सकते हैं, वेक्टर्स को हम मल्टीप्लाइड किस तरह कर सकते हैं, 3 मेथड्स हैं। आखिरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि डिवीजन ऑफ वेक्टर की बात कर रहे हैं। देखें, जो आपके पास स्केलर्स हैं दे कैन बी डिवाइडेड, जिस तरह मैंने एग्जांपल में स्केलर्स को डिवाइड किया भी है। तो आप लोगों ने बच्चों याद रखना है कि डिवीजन ऑफ वेक्टर के बारे में लिखा हुआ है, डिवीजन ऑफ वेक्टर इज़ नॉट पॉसिबल, यानी जो वेक्टर्स होते हैं उनकी डिवीजन पॉसिबल नहीं होती। तो अगर आपका एमसीक्यू आता है ना वेक्टर्स का कौन सा ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है, से अगर आपके इस तरह का एमसीक्यू आ जाता है कि वेक्टर्स के लिए कौन सा ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है, आपके पास 2 वेक्टर्स हैं तो कौन सा ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है, तो आप ऑप्शन में क्या चूज़ करेंगे? डेफिनेटली आप डिवीजन चूज़ करेंगे कि जो वेक्टर्स हैं उनकी डिवीजन पॉसिबल नहीं है। अगर आपके पास कोई से 2 वेक्टर्स हैं, बाकी वेक्टर्स को हम ऐड भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाइड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट बच्चे एक छोटा सा और क्वेश्चन है, डिस्क्राइब रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, क्योंकि चैप्टर बेसिकली तो वेक्टर्स के बारे में, तो वो बात कर रहे हैं कि वेक्टर्स को आप रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो आप लोगों ने याद रखना है कि वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन के 2 मेन मेथड्स हैं। एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है और दूसरी इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, यानी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। फर्स्ट वन इज सिंबॉलिक एंड सेकंड वन इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो 2 मेथड्स हैं वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन के। अब हम पहले सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में किसी भी वेक्टर को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम बोल्ड फेस लेटर यूज़ करते हैं। बोल्ड फेस लेटर जो होते हैं, इसका ये मतलब नहीं होता कि हम कैपिटल लेटर यूज़ करते हैं। बोल्ड फेस लेटर जो होते हैं वो हम स्मॉल लेटर को भी कह सकते हैं, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स को भी कह सकते हैं, और कैपिटल अल्फ़ाबेट्स को भी हम बोल्ड फेस लेटर्स कह सकते हैं। इन शॉर्ट आप बोल्ड फेस लेटर को यूँ अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अगर हम किसी लेटर का फॉन्ट साइज़ को कंपैरेटिवली इंक्रीज़ कर दें, इन इसके फॉन्ट साइज़ को थोड़ा बाकी लेटर से इंक्रीज़ कर दें, तो उस नोटेशन को हम बोलते हैं बोल्ड फेस लेटर्स। और बोल्ड फेस लेटर जो होते हैं वो स्मॉल लेटर भी हो सकते, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं और वो कैपिटल अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं। तो देखिए पहला मेथड लिखा हुआ है कि हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में हम क्या यूज़ करेंगे, वी यूज़ बोल्ड फेस लेटर्स। और वो जो बोल्ड फेस लेटर्स होते हैं आइदर कैपिटल भी हो सकते हैं या स्मॉल भी हो सकते हैं। तो इस चीज़ को देखें ना, ये जो ए, बी या पी मैंने लिखे हैं, तो इनका जो फॉन्ट साइज़ है वो मैंने कंपैरेटिवली क्या कर दी है, इंक्रीज़ कर दी है। तो बोल्ड फेस लेटर मीन नॉट मीन कैपिटल लेटर्स। इसका मतलब क्या है कि आप लोगों ने उस लेटर का बाकी लेटर से क्या चीज़ इंक्रीज़ कर देनी है, बिल्कुल फॉन्ट साइज़ को क्या करना है, इंक्रीज़ करके लिख देना है। तो इस नोटेशन को हम बोलते हैं बोल्ड फेस लेटर्स। एक तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का ये मेथड है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का एक और मेथड भी है कि हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में किसी भी लेटर को वेक्टर के तौर पर एक्सप्रेस करने के लिए हम उसके ऊपर एरो हेड यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? एरो हेड यूज़ करते हैं। अब वो जो एरो हेड है वो हम उस लेटर के अबव भी लगा सकते हैं और उस लेटर के बिलो भी लगा सकते हैं। यानी दूसरा मेथड ये है कि हम लोग क्या यूज़ करेंगे, एरो हेड यूज़ करेंगे और वो उस लेटर के हम ऊपर भी लगा सकते हैं। जिस एग्जाम्पल में देखें ना, मैंने एग्जाम्पल में 2 चीज़ें लिखी हुई हैं। ये एक लेटर है, इस लेटर के ऊपर भी एरो लगा हुआ है, एरो हेड लगा हुआ है, और इस लेटर के नीचे भी एरो हेड लगा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का सेकंड वे ये है कि आप एरो हेड की मदद से उनको वेक्टर बना सकते हैं। और इसके लिए आप लोगों ने जो एरो लगाना है उसके अपॉन लगा सकते हैं या उसके बिलो आप एरो ड्रा करें तो वो भी उसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ही कंसिडर होगी। लेकिन ख्याल बच्चों आप लोगों ने ये रखना है कि आप एरो अबव यूज़ कर रहे हैं या आप एरो हेड को उसके बिलो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इस नोटेशन में आपने बोल्ड फेस लेटर यूज़ नहीं करने, बल्कि कौन से यूज़ करने हैं, सिंपल फेस लेटर यूज़ करने हैं। तो आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर आप बोल्ड फेस लेटर यूज़ करेंगे फिर आप एरो हेड को यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप एरो हेड को यूज़ करेंगे तो फिर आप लोगों ने बोल्ड फेस लेटर यूज़ नहीं करने, बल्कि उस वक्त हम लोगों ने कौन से लेटर यूज़ करने, सिंपल फेस हम लेटर्स यूज़ करेंगे। अभी हम बात करते हैं कि किसी वेक्टर के मॉडुलस के मीनिंग क्या होते हैं। तो आप लोगों ने याद रखना है कि किसी भी वेक्टर की जब हम मैग्नीट्यूड लेते हैं तो उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड को हम उसका क्या बोलते हैं, मॉडुलस का नाम दे रहे होते हैं।
तो मॉडुलस मीन किसी भी वेक्टर की जो क्या होती है, मैग्नीट्यूड होती है, उसी मैग्नीट्यूड को हम उसका मॉडुलस कहते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, यानी किसी भी वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड होगी उसको हम उसका मॉडुलस कहेंगे। जिस तरह बच्चे मैंने बताया ना कि वेक्टर को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के उसके डिफरेंट वेज हैं। आप बोल्ड फेस लेटर यूज़ करते हैं, आप लेटर के अबव एरो हेड लगा सकते हैं, आप लेटर के बिलो एरो हेड लगा सकते हैं। इसी तरह उसकी जो मैग्नीट्यूड होती है उसको भी लिखने के 2 डिफरेंट मेथड्स हैं। एक मेथड ये होता है कि आप उसको सिंपल फेस लेटर में लिख दें। सिंपल फेस लेटर का मीनिंग ये है कि आपका लेट से एक वेक्टर ए था ना, ये इसकी वेक्टर फॉर्म थी, अब आप लोगों ने इसकी मैग्नीट्यूड लिखनी है। एक मेथड तो ये है कि आप इसका सिंपली एरो रिमूव कर दें। देखिए यहाँ पर मैंने इसका एरो रिमूव कर दी है, तो ये इस वेक्टर की क्या बन गई है, मैग्नीट्यूड बन गई है। दूसरा मेथड ये होता है कि अगर आप ये चाहते हैं कि इसके ऊपर ये एरो लगा रहे तो साथ में आप इसकी ये वाली सिंबल लगा देंगे और इस सिंबल को भी हम मॉडुलस कहते हैं, और इस टोटल को हम पढ़ाएंगे मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। तो 2 मेथड हो गए। पहला मेथड क्या है कि आप इस वेक्टर ए है इसका एरो रिमूव कर दें तो इसकी मैग्नीट्यूड बन जाएगी। दूसरा मेथड ये है कि अगर आप इसके ऊपर चाहते हैं एरो लगा रहे तो साथ में आप लोगों ने ये वाली सिंबल लगा देनी है, और इस सिंबल को भी हम क्या बोलते हैं, मॉडुलस ही कहते हैं। लेकिन एक चीज़ बच्चों आप लोगों ने याद रखनी है कि मैग्नीट्यूड लिखते हुए हम जो 2 डिफरेंट टाइप्स की रिप्रेजेंटेशन यूज़ कर रहे हैं, उन दोनों रिप्रेजेंटेशन में आप लोगों ने सिंपल फेस लेटर यूज़ करने हैं, ये आप लोगों ने ख्याल रखना है। यानी इस नोटेशन में बोल्ड फेस लेटर यूज़ नहीं होंगे, बल्कि इस नोटेशन में हम लोग कौन से सिंपल फेस लेटर यूज़ करेंगे। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, ये आप ज़रा बात ध्यान सुनिएगा। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर की हम बात करते हैं कि किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कहते हैं डायरेक्शन ऑफ वेक्टर का अगर एमसीक्यूज आता है तो एमसीक्यूज में लिखा होगा कि डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स को हम सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आपसे पूछेगा, या आपसे पूछेगा कि डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स को हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप लोगों ने याद रखना है कि डायरेक्शन ऑफ वेक्टर को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, यूनिट वेक्टर यूज़ करते हैं, और किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एंगल यूज़ करते हैं। एंगल मीन थीटा यूज़ करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, तो आप लोगों ने याद रखना है ये 2 डिफरेंट बातें हैं कि सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम यूनिट वेक्टर यूज़ करेंगे और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम लोग एंगल यूज़ करेंगे। अब हम ये देखते हैं कि यूनिट वेक्टर क्या चीज़ है ना। मैं तो अक्सर कहता होता हूँ कि यूनिट वेक्टर एक हेल्पिंग वेक्टर के तौर पर यूज़ होता है। किस सेंस में हेल्प करता है, आइए उसे देखते हैं। पहली बात आप लोगों ने याद रखनी है कि यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है, इसके नाम में देखें ना यूनिट वर्ड यूज़ हो रहा है, तो यह यूनिट वर्ड यूज़ होने का मतलब है कि यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड यूनिट होती है, इसी वजह से इसके नाम में यूनिट आता है ना। मैग्नीट्यूड यूनिट मीन उसकी मैग्नीट्यूड किसकी इक्वल होगी, 1 की इक्वल होगी। तो पहली बात याद रखनी है कि यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड किसकी इक्वल है, 1 की इक्वल है। फिर मैंने एक लफ्ज़ बोला था कि हेल्पिंग वेक्टर के तौर पर यूज़ होता है। हेल्प किस सेंस में करता है, ये हेल्प करता है हमें किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को एक्सप्रेस करने में। यानी हेल्प किस सेंस में कर रहा है, टू रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। तो दूसरा पॉइंट देखिए लिखा है यूज टू एक्सप्रेस डायरेक्शन। तो 2 बातें हम इसकी डेफिनेशन में लिखते हैं कि यूनिट वेक्टर हम ऐसे वेक्टर को कहते हैं हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 एंड यूज टू एक्सप्रेस डायरेक्शन। तो ऐसे वेक्टर्स को हम किसका नाम देंगे, यूनिट वेक्टर का नाम देंगे। अब बच्चे अगर हम यूनिट वेक्टर की सिंबल क्या होती है, पहली बात ये है कि यूनिट वेक्टर की सिंबल में भी हम सिंपल फेस लेटर यूज़ करेंगे। इसके अंदर हम कौन सी यूज़ करेंगे, सिंपल फेस लेटर यूज़ करेंगे। और दूसरी बात आप लोगों ने याद रखनी है कि इसके ऊपर हम एरो हेड यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि उसके ऊपर हम ये कैप का साइन बनाएंगे। तो अगर आपको सिंपल फेस लेटर में किसी भी लेटर के ऊपर अगर आपको कैप का साइन नज़र आए तो आप लोगों ने याद रखना है कि वो बेसिकली किसकी रिप्रेजेंटेशन है, यूनिट वेक्टर है। दिस इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर ऑफ ए, यूनिट वेक्टर ऑफ बी एंड यूनिट वेक्टर ऑफ पी। ये यूनिट वेक्टर सब लिखे हुए हैं। अब हम इसके फार्मूला की तरफ चलते हैं। किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर हम बना सकते हैं, यानी कोई वेक्टर अगर आपको गिवन है तो उस वेक्टर का हम लोग क्या बना सकते हैं, यूनिट वेक्टर बना सकते हैं। उसके लिए सिंपली आप लोगों ने ये करना है कि अगर आपका सपोज करें एक वेक्टर ए है और आपको टास्क ये असाइन किया गया है कि आप इसका यूनिट वेक्टर बनाएं, तो आप उस वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। अगर हम किसी भी वेक्टर को उसकी किस से डिवाइड कर दें, मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, तो जो रिजल्टेंट क्वांटिटी आएगी वो भी वेक्टर ही होगा।
लेकिन वो वाला वेक्टर को फिर हम उसका कौन सा कहेंगे, यूनिट वेक्टर कहेंगे। तो यूनिट वेक्टर कैसे ऑब्टेन होगा, किसी भी वेक्टर को उसकी किस चीज़ से डिवाइड कर दें, मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें। अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड की सिंबल लिखना तो हमें आ गई है, वो दो मेथड जो भी हम लोगों ने पढ़े हैं, किसी वेक्टर की हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन है कि हम किसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए मैंने नीचे 2 MCQs लिखे हैं, उसमें चलकर हम किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करना भी सीख लेंगे कि अगर हमें कोई वेक्टर गिवन है वेक्टर फॉर्म में तो उसकी मैग्नीट्यूड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। उससे पहले हम एक छोटा सा MCQs देखते हैं, बहुत अच्छा MCQs है ये, ज़रा गौर से देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट, तो इसमें कीवर्ड ये याद रखना है कि वो पूछ रहे हैं इसमें से इनकरेक्ट ऑप्शन आप लोगों ने बताना है कि इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है। देखिए एक तो वही सिंपल यूनिट वेक्टर का फार्मूला लिखा हुआ है, दूसरे बी ऑप्शन में उसने ये किया है, ये इधर डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे जाकर मल्टीप्लाइड हो गया, बिल्कुल ठीक है, इक्वल टू ए हो गया। तीसरे स्टेप में उसने ये किया है कि इस ए को तो ऊपर लेकर चला गया लेकिन ए कैप को वो नीचे लेकर आ गया, और उसने क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ था, इनकरेक्ट, और डेल्टा ऑप्शन बता रहा है कि नन ऑफ दीज होगा। तो बच्चे अक्सर गलती ही करते हैं, जब ये MCQ आता है बोर्ड में तो वो फ़ौरन से ऑप्शन डेल्टा चूज़ कर लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मैथमेटिकली तो ये सारे हमें ठीक ही लग रहे हैं। तो इसमें आप लोगों ने बच्चे एक चीज़ देखनी है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक बात पढ़ाई थी कि जो वेक्टर्स होते हैं उनके ऑपरेशन एडिशन पॉसिबल है, सब्ट्रैक्शन भी पॉसिबल है, मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि 2 वेक्टर्स की क्या पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल ठीक, डिवीजन जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो आप ज़रा ऑप्शन सी पे गौर करें, इस चार्ली ऑप्शन में एक वेक्टर जो है वो वेक्टर से ही डिवाइड हो रहा है, और अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि डिवीजन ऑफ वेक्टर्स 2 वेक्टर्स इज़ नॉट पॉसिबल, डिवीजन ऑफ 2 वेक्टर्स इज़ नॉट पॉसिबल। लेकिन इस सी ऑप्शन में तो 2 वेक्टर डिवाइड हो रहे हैं और हमारे पास आंसर भी आ रहा है, लेकिन फिजिक्स में हम लोगों ने अभी पढ़ चुके हैं कि डिवीजन ऑफ वेक्टर्स पॉसिबल नहीं होती। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका ऑप्शन फिर चार्ली ऑप्शन होगा कि सी ऑप्शन इनकरेक्ट लिखा हुआ है, क्योंकि वेक्टर्स की डिवीजन पॉसिबल नहीं होती। अब कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि ठीक है सर, वेक्टर्स की डिवीजन पॉसिबल नहीं है तो फिर ए ऑप्शन में भी तो वेक्टर्स की डिवीजन हो रही है, यहाँ पर भी तो वेक्टर डिवाइड हो रहा है ना, तो अगर फिर इस ए ऑप्शन को भी इनकरेक्ट होना चाहिए। तो बच्चों आप ज़रा गौर करें बात पे, मैं ये कह रहा हूँ कि वेक्टर्स की डिवीजन पॉसिबल नहीं है, मीन 2 वेक्टर्स को हम आपस में डिवाइड नहीं कर सकते। अगर आप इस ए ऑप्शन पे गौर करें तो यहाँ पर एक वेक्टर क्या वेक्टर से डिवाइड हो रहा है, वेक्टर वेक्टर से बच्चों डिवाइड नहीं हो रहा, बल्कि वेक्टर अपनी किस चीज़ से डिवाइड हो रहा है, मैग्नीट्यूड से डिवाइड हो रहा है, जो कि पॉसिबल है। तो आप लोगों ने पॉइंट क्लियर करना। ये कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने 2 MCQs लिखे हैं आपके सामने, ये आपके बोर्ड में भी आ सकते हैं और वैसे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ज़ाहिर है जब आप FSC के बाद आप मेडिकल या इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो वहाँ पर इस तरह के MCQs आपको काफ़ी सारे देखने को मिलेंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन बेस्ड MCQs हैं, इनको आप लोग जल्दी से सीख लें। देखिए बच्चे, हमारे पास 3 एक्सेस होते हैं, एक X एक्सेस होता है, एक Y एक्सेस होता है, एक Z एक्सेस होता है। और मैंने आपको बताया था कि डायरेक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ टू एक्सप्रेस डायरेक्शन, डायरेक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, यूनिट वेक्टर यूज़ करेंगे। तो आप लोगों ने याद रखना है कि X एक्सेस की डायरेक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए हम यूनिट वेक्टर यूज़ करते हैं आई कैप, Y एक्सेस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिट वेक्टर J कैप, इसी तरह Z एक्सेस की डायरेक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए यूनिट वेक्टर K कैप हम यूज़ करेंगे। ये 3 यूनिट वेक्टर्स हैं जो X, Y और Z की डायरेक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं। एक बहुत प्यारा सा MCQ है, इसको ज़रा जल्दी से देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ यूनिट वेक्टर, वो आपसे पूछ रहा है कि इसमें से आप लोगों ने यूनिट वेक्टर बताना है कौन सा है। एक इसमें I लिखा हुआ है, एक इसमें I प्लस J लिखा हुआ है, एक इसमें I प्लस J प्लस K और एक डेल्टा ऑप्शन है। अब जैसे बच्चों को ये MCQ नज़र आता है, उनको बस ये लगता है कि जिसके ऊपर भी कैप का साइन होगा वो सब के सब यूनिट वेक्टर्स होंगे, तो वो जल्दी से इसका ऑप्शन डेल्टा चूज़ कर देते हैं। तो बच्चों इसका ऑप्शन डेल्टा इनकरेक्ट है। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी लेटर के ऊपर आपको कैप का साइन नज़र आए तो यूनिट वेक्टर हो भी सकता है और यूनिट वेक्टर नहीं भी हो सकता। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि वो यूनिट वेक्टर है या यूनिट वेक्टर नहीं है? तो उसके लिए बच्चों आप लोगों ने उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करना है, क्योंकि अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड किसकी इक्वल होती है, 1। तो जिसकी मैग्नीट्यूड 1 आएगी वो यूनिट वेक्टर कंसीडर होगा, अदरवाइज वो यूनिट वेक्टर कंसीडर नहीं होगा। अब हम जल्दी से सीख लेते हैं कि किसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट होती है। तो आइए जल्दी से सीखते हैं इस कंसेप्ट को। देखिए सपोज करें मैं I प्लस J की मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना चाहता हूँ।
अब बच्चे मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने का तरीका जल्दी से सीखें। हम सबसे पहले तो अंडर रूट की सिंबल लगाते हैं। मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करनी है तो कौन सिंबल, अंडर रूट की सिंबल लगाएंगे। इसके बाद आई का जो कोफिशिएंट होगा, आई का क्या मैंने बोला है कोफिशिएंट, यहाँ पर आई का कोफिशिएंट कितना है 1, तो आई का जो भी कोफिशिएंट होगा उसका हम स्क्वायर करेंगे। फिर दरमियान में फार्मूला का प्लस आ जाएगा। फिर जे का जो कोफिशिएंट होगा उसका आप लोगों ने स्क्वायर करना है। तो यहाँ पर इसका भी कोफिशिएंट 1 है, इसका भी कोफिशिएंट 1 है, यानी आई जे या अगर के भी हो तो उनके कोफिशिएंट के हम लोग स्क्वायर करेंगे। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 1 + 1 तो ये √2 हो जाएगा। देखिए इसकी मैग्नीट्यूड तो फिर 1 बन ही नहीं रही, इसकी मैग्नीट्यूड तो √2 आ रही है। इसका मतलब है ये यूनिट वेक्टर नहीं है, हालांकि इसके ऊपर कैप के साइन यूज़ हो रहे हैं। अब जल्दी से इसकी मैग्नीट्यूड गेस करें ना, अब जल्दी से सोचें। 1 का स्क्वायर वही होगा ना, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, फिर जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, फिर के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो सॉल्व करने से कितना आंसर आ जाएगा √3। तो इसकी मैग्नीट्यूड भी √3 बन रही है। इसका मतलब है ये भी यूनिट वेक्टर नहीं होगा। बाकी क्या चीज़ बच गई, आई। अब अगर आप इसकी मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं तो हम क्या यूज़ करेंगे, √2 बताया, फिर आई का जो कोफिशिएंट होगा उसके बच्चों क्या करेंगे स्क्वायर, ये स्क्वायर √2 से कैंसिल हो गया तो आंसर 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो फिर बिल्कुल ठीक अल्फ़ा ऑप्शन करेक्ट होगा। ये यूनिट वेक्टर कंसीडर होगा लेकिन बाकी यूनिट वेक्टर कंसीडर नहीं होंगे। इससे एक और बच्चों के माइंड में रॉन्ग कंसेप्ट जनरेट हो जाता है। उनको ये लगता है कि शायद आई जे के ही यूनिट वेक्टर्स हैं, अगर इसके कोई अलावा आएगा तो यूनिट वेक्टर नहीं होगा। आपको मैं एक वेक्टर लिखता हूँ, आप जल्दी से कैलकुलेट करके मुझे बताएं कि वो यूनिट वेक्टर है या नहीं है। देखिए जी, cos θi प्लस sin θj। अब जल्दी से मुझे ये कैलकुलेट करके आप बताएं कि cos θi प्लस sin θj यूनिट वेक्टर होगा या नहीं होगा। तो हमें देखने से पता तो नहीं चलता, हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, इसकी मैग्नीट्यूड। बिल्कुल ठीक, हम इसकी मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं और वो डिसाइड करेगी यूनिट वेक्टर है या नहीं है। बताएं मैग्नीट्यूड के लिए मैंने क्या बताया था, √ लगा दिया। उसके बाद क्या करेंगे, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो अब आई का कोफिशिएंट कौन सा है, cos है, तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसको cos थीटा का होल स्क्वायर लिखें बच्चे, या अगर हम इसको cos स्क्वायर थीटा लिखें एक ही बात होती है, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वही रूल, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस आ गया। अच्छा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे। जे का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या बन रहा है, साइन थीटा है, तो साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख दो, या उसी तरह बिल्कुल आप इसको क्या लिख दो, साइन स्क्वायर थीटा लिख दो। तो मैंने इसकी मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर किया, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये तो आपको याद आ गया होगा, मैट्रिक की बातें हैं कि cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता था, बिल्कुल ठीक 1 की इक्वल होता था। तो इसकी जगह पर 1 आ गया, इस सारे की जगह पर, और √1 कितना होता है 1। इसका मतलब ये हुआ कि जो अजीब सी शेप हमें नज़र आ रही है ये भी क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो अब मेरे ख्याल आपकी ग्रिप ठीक हो चुकी होगी। अब अगर आपको कोई भी वेक्टर इस तरह का गिवन हो और आप लोगों ने चेक करना हो कि वो यूनिट वेक्टर है या नहीं है, तो हम क्या चेक करेंगे, उसकी मैग्नीट्यूड चेक करेंगे। जब आप ये कंसेप्ट सीख लेते हैं तो फिर आपसे गलती होने के चांसेस होते हैं। आइए जल्दी से उसको भी करेक्ट करते हैं। मैंने बच्चों आपके लिए एमसीक्यूज लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ यूनिट वेक्टर। दोबारा वही एमसीक्यूज है कि इसमें से कौन सा यूनिट वेक्टर है। पहला देखिए 1 ईस्ट लिखा हुआ है, इसकी मैग्नीट्यूड 1 है। दूसरा लिखा हुआ है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वेस्ट, साथ में डायरेक्शन भी बिल्कुल ठीक, इसकी मैग्नीट्यूड भी 1 है। ये एक्सेलरेशन होगा, ये कोई फोर्स होगी। 1 न्यूटन नॉर्थ लिखा हुआ है, साथ में डायरेक्शन मेंशन और ऑल ऑफ अबव। तो अब जब ये एमसीक्यूज आएगा तो बच्चे धड़ल्ले से ऑप्शन डेल्टा चूज़ कर देंगे, क्योंकि उन्होंने इतना ज़बरदस्ती सीखा है अभी कि यूनिट वेक्टर होने के लिए क्या ज़रूरी है, मैग्नीट्यूड 1 होना ज़रूरी है। अब मैग्नीट्यूड 1 होना बिल्कुल वो बात आप लोगों ने ठीक सीखी है, लेकिन इसमें एक और इशू भी है। अगर मैग्नीट्यूड 1 हो तो फिर भी वो यूनिट वेक्टर हो भी सकता है और यूनिट वेक्टर नहीं भी हो सकता। अब ये क्या प्रॉब्लम है, इसको ज़रा जल्दी से सीखिएगा। मुझे एक चीज़ नोट करें, इस इक्वेशन पे वापस आएँ। देखिए सपोज करें हम यूनिट वेक्टर कैसे बनाते हैं, हम किसी वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। अब यू माइंड में जल्दी से लेकर आए, सपोज करें ये वेक्टर जो है वो फोर्स, यानी ए जो है वो कोई फोर्स है, ये कोई फोर्स को हम ए से डिनोट कर रहे हैं। अब मुझे बताओ इसकी वेक्टर फॉर्म में यूनिट क्या होगी, न्यूटन होगी। तो मैग्नीट्यूड फॉर्म में यूनिट बदल तो नहीं जाती ना, एक वेक्टर की यूनिट वेक्टर फॉर्म में अगर न्यूटन है तो उसकी मैग्नीट्यूड की यूनिट भी तो क्या रहेगी, बिल्कुल ठीक आप बता रहे हैं, न्यूटन ही रहेगी। इसका मतलब है कि अगर ये वेक्टर को मैं आपकी आसानी के लिए फोर्स अगर बोल देता हूँ तो फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है। नीचे उसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड लिखी हुई है तो मैग्नीट्यूड की यूनिट भी न्यूटन होगी। तो न्यूटन न्यूटन से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अब मुझे बच्चों बताओ कि यूनिट वेक्टर की क्या यूनिट होगी,
बिल्कुल ठीक। यूनिट वेक्टर के बारे में याद रखना है, यूनिट वेक्टर जो होता है, यूनिट वेक्टर हैज़ नो यूनिट। बहुत काम की बात है, आप लोगों ने याद रखनी है कि यूनिट वेक्टर जो होता है उसकी क्या नहीं होती, कोई यूनिट नहीं होती। तो ये भी कंसेप्ट बड़ा अच्छा है, आप लोगों ने याद रखना है कि अब ज़रा देखें इन सब की मैग्नीट्यूड तो 1 की इक्वल आ रही है, लेकिन अब ये इसका ऑप्शन डेल्टा क्यों इनकरेक्ट होगा, क्योंकि हमें पता है कि यूनिट वेक्टर वो होगा जिसकी क्या होनी चाहिए, यूनिट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यूनिट वेक्टर की कोई यूनिट नहीं होती। इस वजह से हम बी और सी ऑप्शन को चूज़ नहीं करेंगे और हम ऑप्शन क्या चूज़ करेंगे, अल्फ़ा ऑप्शन को करेक्ट अज्यूम करेंगे, क्योंकि अल्फ़ा ऑप्शन में 1 के साथ कोई यूनिट अटैच नहीं है।